अपना इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ शकुल गुप्ता। यहाँ पे आपको डील करूंगा इसमें इकोनॉमिक्स के साथ। कि जैसे आपको पता है कि जो फाइनेंस अकाउंटेंट जो है, कि जो पोस्ट है, कितनी पोस्ट है उसमें, 600, ठीक है। तो 100 पोस्ट जो एक सिग्निफिकेंट नंबर है ना, आपके लिए मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो जब आप इसका सिलेबस आपके पास है, आपने या फर्स्ट टाइम आपने देखा है या पहले भी आपके पास है, ठीक है, तो जब आप देखोगे तो उसमें मल्टीपल क्या है, 120 मार्क्स का पेपर है। मैंने इसकी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ठीक है। जो सिलेबस है ना इसका, हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया हो। अगर आपको अगर देखना होगा तो आप देना इनसे। तो उसमें मल्टीपल क्या है, 120 मार्क्स का पेपर में से क्या है, इसके मल्टीपल क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसके में आपको पूछा जाएगा। और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जैसे सपोज अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स ही लिखा है, तो साथ में ही वो एक मार्क्स भी दे देते हैं आपको कि हम इतने मार्क्स की आपको ये चीज पूछेंगे, ठीक है। जबकि आपके जो आपके पीएससी के एग्जाम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अपने स्पेसिफिक कंपोनेंट जो मैं डील करूंगा, ठीक है, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, तो वो आपके सामने जैसे आपको पता है वो 10 मार्क्स के आपको पूछेंगे, ठीक। तो आप मान के चलो कि आपको 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है। तो उस 10 क्वेश्चन हमने हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आफ्टर इस कोर्स को करने के बाद कि हम 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है ना। और कोशिश हमारी ऑलमोस्ट ऑब्वियसली हमारी 10 आउट ऑफ 10 ही होनी चाहिए कि हमारे 10 के 10 क्वेश्चन ही ठीक हो। अगर इतना ना हो तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन हमारे करेक्ट होने चाहिए एग्जाम के अंदर। हमारी इतनी इसमें क्या होनी चाहिए, डिवीजन, ठीक है, बेसिक्स हमारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो उसी बेसिस पे आज क्या है, हम एक जो आपके सामने ही है टॉपिक, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, आपका नाम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है, बताओ। क्या नाम? शबनम, ओके। लास्ट ईयर ग्रेजुएट, क्या किया है, कौन सी ग्रेजुएशन? आर्ट्स में, ओके। भी कर रहे हैं आप? क्या है प्लान्स आपके? हम्म। अच्छा, अभी आप मतलब स्टार्ट ही है आपका, है ना, या फिर इनके एग्जाम्स का स्टार्ट ही है बिल्कुल। तो अच्छी बात है, अगर आपका स्टार्ट है तो आपको बेसिक्स थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको या नहीं? बिल्कुल भी आइडिया नहीं? मतलब आपने 11 12 तक ही पढ़ी है? तब भी नहीं थी? तो मैं मान के चलता हूँ सिर्फ आपने 10 तक पढ़ी है ना। तो ठीक है, आपके अब जो भी, अब आपकी जो जर्नी जो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना, तो आपने उसको देखना है। एक सेकंड। ऊपर वाले नीचे वाले? आप एक कराने वाली
तो मैं आपको कह रहा था कि आपके जस्ट स्टार्ट है जैसे, है ना, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी कुछ ही दिनों पहले इसका एक वो निकला है, टाइम टेबल एसएसबी का, है ना, तो आपने देखा होगा कि ये जो एग्जाम है ये कब हो रहा है, जून 26 में। तो हम मान के चलो कि बस 6 मंथ्स का टाइम है और एक सफिशिएंट टाइम है ये आपके लिए, है ना, तो अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, तो अच्छे से आप रिवाइज करो ताकि आपके अच्छा रिजल्ट आए इसमें, ठीक है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन टू जनरल इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, इसको आप देखोगे तो क्या है, तो इकोनॉमिक्स जो टर्म है, ठीक है, ये डिराइव होती है ग्रीक वर्ड से, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स नाम से एक वर्ड है, जिस इसके भी ये दो वर्ड है, इकोस एंड नॉमस, ठीक है, इकोस एंड नॉमस। इकोस क्या होता है कि मतलब यू कैन से वेल्थ, और वेल्थ का मतलब पैसा नहीं है, वेल्थ किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है, एंड नॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो जब भी एक ऐसी तरह की एक स्टडी जिसमें हम कोई वेल्थ को जब हम मैनेज करते हैं, ठीक है, एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, या अब इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक। सो आज की जो हमारी इकोनॉमिक्स है, जिसको हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं, जो वो ऐसी नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रही है, ठीक है, तो वो कैसे है वो देखते हैं जरा, टाइम लाइन। जब देखो जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, उसमें से जो इकोनॉमिक्स है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है आपकी, एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड कैसे होगी कि अब इसके जो जो चीजें आप पढ़ोगे आगे, वो सब आप अपने डेली रूटीन में यूज करते हो, ठीक है। जैसे अब मान लो कि अब जैसे अगर आपको इनकेस अगर आप अर्निंग है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, तो आपके पास कितनी आपको कुछ पॉकेट मनी मिलती है ना, तो वो पॉकेट मनी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना, आपकी वो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो अब आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बोला है कि आपको ये, मैंने सपोज अगर 1000 रुपया दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एक महीना निकालना है, ऐसा ही होता है, हर मोस्टली फैमिलीज में ऐसा ही होता है। तब आपका क्या काम है, आप उस लिमिटेड रिसोर्स को आपने पूरे 30 दिन चलाना है, फिर आप क्या करते हो, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कहीं से कहीं कंजूसी करनी पड़ती है, कहीं पे किसी से मांगने पड़ते हैं, कुछ करते हैं, मतलब somehow you manage yourself in that 1000 रुपीज अमाउंट फॉर अ फिक्स 30 डेज, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, इकोनॉमिक्स जो है, ये क्या है, अगर हम इसको बड़े परस्पेक्टिव पर देखें, ठीक है, तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें मैनेज करना है उनको, उसी में ही काम चलाना है सारा, ठीक है ना, तो वो कैसे होगा, किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें क्या है आपकी, बात समझ में आ रही है आपको। अब जैसे इंडिया है, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, और इसकी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, ज्यादा है कि कम है, नहीं ज्यादा है, कुछ आइडिया आपको, ये इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में मिलती है वर्ल्ड में। तो अब आप खुद थोड़ा थोड़ा खुद आप इस पे अपना क्यों दो, जहां पर इतने ज्यादा लोग हैं, हमारे रिसोर्सेज भी बड़े लिमिटेड हैं, हम डेवलप कंट्री तो है नहीं, हम एक अंडर डेवलप नहीं, डेवलपिंग कंट्री है हम, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, ठीक है ना, तो क्या हमारा सर्वाइवल कैसा होगा। देखो हमारी क्लास जो ऐसी होगी ना, वो इंटरेक्टिव क्लास ही होगी, आपको भी कुछ बताना पड़ेगा, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा,
नहीं तो मैं आऊंगा, जो मैंने अपना लेक्चर बताना होगा मैं आपको बता के चला जाऊंगा। इंटरेक्शन से क्या होता है कि आपसे कुछ चीजें निकलेंगी तो मुझे भी नई चीजें पता चलेंगी, अब आपको भी मेरे थ्रू आपसे कुछ नई चीजें पता चलेंगी। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको जो भी पॉइंट है, गलत है सही है जैसा भी है, वी आर हेयर टू इम्प्रूव, नॉट टू यू कैन से असेस। हम आपको असेस नहीं करने नहीं बैठे यहाँ पे कि आपने सही बोल नहीं बोला तो मार्क्स कटेंगे आपको, है ना। तो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप बोलो, खुल के बोलो, ठीक है। तो फिर रिसोर्सेज कम, यूटिलाइज करने वाले बहुत ज्यादा, तो फिर क्या होगा? मिल नहीं पाएगा, बिल्कुल, है ना। ये ऐसे ही है कि जैसे एक फैमिली है 10 बंदों की, है ना, तो अगर अर्निंग एक ही है तो क्या होगा? नहीं पूरी हो सकती है, ठीक है ना। तो बड़ा मुश्किल होता है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी और फैमिली मेंबर को भी जुड़ना पड़ेगा उसमें, है ना। तो सिमिलरली इंडिया का केस भी कुछ ऐसा ही है ना। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इनको फीड करने वाले तो मतलब अर्निंग कम है, मतलब कंजम्पशन ज्यादा है। तो उस कंजम्पशन को केटर करने के लिए हमें बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट करती भी है ना। जैसे आपको पता है कि फ्री राशन दे देना, है ना, या जैसे जो अब राशन डिपोज खुले हैं वहां पे सब्सिडाइज रेट्स पे हमें राशन मिलता है। तो ये सब क्या है? ये एक मेजर है कि जो गरीब है, जो कमाई, जो पैसे नहीं कमा सकता है, उसको भी हम कुछ प्रोवाइड करें, है ना। तो इस तरह से वो चीजें होती हैं। और ये जो इकोनॉमिक्स है, ये आज से नहीं है, ये परसों सालों से आती जा रही है ना। जब हमारी एंशियंट हिस्ट्री भी थी, जब अराउंड 2000 बीसी के आसपास, है ना, जब आप हिस्ट्री जब आगे पढ़ोगे तो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन होती थी, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के आसपास। इसके अलावा एक मेसोपोटामियन होती थी, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेड का यूज होता था, है ना। अब जैसे सपोज अगर मेरे हमारे पास एक स्पेशलिटी है, सपोज शॉल की, हमारे यहाँ अच्छे शॉल मिलते हैं, मिलते भी हैं पश्मीना शॉल। तो ऑब्वियसली ये पश्मीना शॉल की डिमांड क्या होगी, दूसरी कंट्री में ज्यादा होगी, तो हम उसको बेचेंगे, ट्रेड करेंगे, उससे ट्रेड से क्या होगा, हमें कुछ पैसे मिलेंगे। तो इस तरह के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं किसके, ट्रेड के, ठीक है। तो इसी के विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे होते 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 क्या होता है, अराउंड 15th सेंचुरी के आसपास यूरोप की बात की जाती है, ठीक है। 15th टू लेकर के 18th सेंचुरी के आसपास यहां पर एक कंसेप्ट चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म, ठीक है, इसको मैं लिखवाऊंगा आपको, ये होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो भी ये एक स्कूल है, ये मानता क्या है कि ये मानता है कि किसी भी देश की अगर वेल्थ को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसको ट्रेड करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर हमें पैसे कमाने हैं, हमें करोड़पति होना है, अरबपति बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। और ये ट्रेड को क्या बोलते हैं, सबसे उत्तम काम है, सबसे बेस्ट काम है। इंडस्ट्री को भी छोटा काम मानते थे, ठीक है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसको भी ये बोलते थे छोटा काम है, बेस्ट काम क्या है, ट्रेड करना। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी एक रोल प्ले करती है। जो गवर्नमेंट का रोल है वो भी है, क्यों? क्योंकि वो ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करती है सो दैट कि जो ट्रेड है उसमें ग्रोथ हो। मान लो कि आप सपोज आपने एक ट्रेड को शुरू करना है, ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, पैसा। पैसा नहीं है तो फिर क्या करोगे आप, लोन लेंगे, ठीक है ना। अब आप लोन कौन देगा आपको, गवर्नमेंट देगी कि बैंक देगा, बैंक देगा। लेकिन उसकी जो आपको क्यों दे देगा लोन, गवर्नमेंट क्यों देगी आपको लोन? तो अब मैं जाऊंगा लेने लोन तो आप मुझे दे देंगे वो, ऐसा नहीं होता। अब आपके पास कोई आएगी, यार मुझे 5,000 रुपये उधार देना, तो आप दे दोगे ऐसे ही, कोई अननोन पर्सन है, नहीं दोगे, क्यों? आप जानते नहीं है, आपके पास गारंटी नहीं है कि मुझे 5,000 वापस मिलेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे कि कुछ मेरे पास गिरवी रख जाओ,
अपना फोन मुझे दे दो या अपनी कोई ज्वेलरी मेरे को दे दो, तो जब आपके पास पैसे आएंगे मुझे पैसे दे जाना और अपना सामान ले जाना वापस। तो ये गारंटी हुई आपकी। तो सिमिलरली बैंक्स भी क्या करते हैं, इस तरह की गारंटी लेते हैं आपसे। ठीक है, कि आप अपना हाउस है या आपकी जो ज्वेलरी है उसको मॉर्टगेज कर दो, उसके बेसिस पे जो आपको लोन मिलेगा आप ले जाओ। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। तो इस इसी तरह से क्या है, लेकिन अब क्या है, सब बैंक्स जो है वो लोन नहीं देती हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड द लोन। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट प्ले में आती है। गवर्नमेंट बोलते है कोई बात नहीं, हम इनकी गारंटी लेते हैं, आप इनको लोन दे दो, आपको लोन मिल जाता है। ऐसी काफी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जहां पे बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन मिलते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलते हैं एंड विदाउट गारंटी। तो यहाँ पर वही रोल क्या है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट रोल होता था वहां पर कि मर्केंटलिज्म एक कंसेप्ट था उस टाइम, कहां पर, यूरोप में। ठीक है, तो अब इससे होता क्या था, विद द पैसेज ऑफ टाइम यहां पर क्या होने लगा कि गवर्नमेंट और ट्रेडर्स का एक ग्रुप बनने लगा। ठीक है, अब होगा क्या कि अब इतने ग्रुप बनने लगेंगे तो इससे फायदा क्या सबको होगा या सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होगा? सबको कैसे होगा? अब मैंने एक फैक्ट्री, मैं सपोज ट्रेडर हूं मैं, ठीक है, मैं तो प्रॉफिट्स कमा रहा हूँ, गवर्नमेंट भी साथ में उसको हेल्प हो रही है, लेकिन जो काम कर रहे वर्कर्स हैं क्या उनकी कोई इंप्रूवमेंट है उस चीज से? वो इतनी नहीं हो पा रही थी। ठीक है ना, वो इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि जितने भी बिजनेसेस होते हैं इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे बड़ा बिजनेस है चाहे छोटा बिजनेस, सबका एक ही मोटिव है, प्रॉफिट होता है ना। तो जब प्रॉफिट आपका मोटिव है तो आप प्रॉफिट बनेगा कैसे, जब आप अपने जो अननेसेसरी जो आपके एक्सपेंसेस है उनको कम करोगे। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होने लगा, जब प्रॉफिट का एक कंसेप्ट जो था वो और स्ट्रांग होता रहा, अब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है, वर्कर से ज्यादा काम करवा रहे हैं, उनको अच्छी कंडीशंस नहीं मिल रही काम की, है ना, तो एक्सप्लॉयटेशन है। तो बनते 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 क्या होने लगा, यहाँ पर होने लगा एक क्लास डिवीजन। ठीक है, फिर ये आगे जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ। वो जब हिस्ट्री का पार्ट है उसमें हमें नहीं जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, मर्केंटलिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है, इसको हम बोलते हैं फिजियोक्रेसी। फिजियोक्रेसी, ठीक है, तो ये कहां पर आती है, आपके फ्रांस में। फ्रांस में एक कंसेप्ट आता है। अब इसमें थोड़ा फर्क है। ठीक है, फिजियोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि एक नेचुरल ऑर्डर है। इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल ऑर्डर। कि नेचुरल ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो भगवान ने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जो इस स्कूल को मानने वाले हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई जो पूरी हमारी सोसाइटी है वो एक नेचुरल ऑर्डर पे बेस्ड है, कि मतलब जैसा भगवान ने बनाया है हमें उसको ऐसा ही रहने देना चाहिए। तभी क्या होगा, एक कंसेप्ट आता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड। ये आप बात समझे। अब फ्री ट्रेड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रोल है वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, हमें ना ही कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं है, आपके पास पैसे हैं तो सामान खरीदो, नहीं है तो आगे बढ़ो। ठीक है, तो एक सिंपल सा जो है इसको हम बोलते हैं फिजियोक्रेसी या फिजियोक्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है इसमें। नेक्स्ट जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसका क्या नाम है, वो लिखो आप। अच्छा, इसमें एक दो तीन चीजें और है। अब जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे थे हम, ट्रेड को, है ना। अब चूंकि ये बोलते हैं कि भगवान की बनाई चीज है, तो ये बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये क्या है, सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्क। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही दिया है कि आप उसको ग्रो करो, उसको हार्वेस्ट करके खाओ, फीड करो और आगे भी आप ट्रेड कर सकते हो।
और इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज है वो क्या है, मतलब ही नहीं है उनका। मतलब किसका है, सिर्फ एग्रीकल्चर का। तो आप ये कह सकते हो कि ये उसके खिलाफ ये एक अपोजिट है, वो है ना, बिल्कुल अपोजिट है उसके। ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिकल थॉट, ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है ये क्या बोलता है, ये भी कुछ इस तरह का ही है। ठीक है, ये भी क्या है, कुछ इस तरह का ही है। और ये भी क्या बोलता है कि देयर आर सम इनविजिबल फोर्सेस जो कि मार्केट को चलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक कंसेप्ट बोलते हैं इनविजिबल हैंड, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ड्राइव द मार्केट फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। और इसके जो फॉलोअर्स हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताते हैं, इसको हम बोलते हैं लेसिस, या का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फेयर। लेसिस फेयर मतलब फ्री ट्रेड। ठीक है, मतलब इसमें कोई अगेन वही बोलते हैं कि कोई गवर्नमेंट का कुछ नहीं होगा, कोई और कोई फोर्स नहीं आएगी। यहाँ पर जो मार्केट किसके ऊपर चलेगी, इनविजिबल है, यहाँ पर मार्केट में कुछ फोर्सेस हैं, तो जिनकी वजह से डिमांड भी बढ़ती जाएगी तो सप्लाई होती जाएगी। होगा ऐसा। अब मान लो कि अब वैसे अब आप अकेले हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 10 लोग और हैं, तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेके आता हूँ, ठीक है, तो अब आप 10 में से अगर सपोज 5 को अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप बाय कर लोगे, 5 को नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ सप्लाई डिमांड थी मार्केट में, तभी सप्लाई हो पाई। तो इससे क्या हुआ, मार्केट चल पड़ी। अब ऐसा भी हो सकता है कि अब 5 को जिन्होंने मैंने सेल किया, अब जो जो 5 जिन्होंने नहीं खरीदा था, अब क्या पता उनमें से एक आधा और निकल आए कि हाँ मैं भी ले ही लेता हूँ। इससे क्या होता है कि एक मार्केट चलती रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है, या है, नहीं है। तो ये क्या है, आपका एक क्लासिकल थॉट है। ये आपको समझ में आया, कोई डाउट इसमें? तो अब इस क्लासिकल थॉट में क्या है, इसके कुछ फॉलोअर्स हैं जिनका कुछ नाम है, जैसे एडम स्मिथ, जैसे डेविड रिकार्डियो, जैसे टी आर माल्थस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों ने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट काम किए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के फील्ड में खासकर। नेक्स्ट इज जे एस मिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एडम स्मिथ ने क्या किया, यहां पर एक बुक लिखी जिसका क्या नाम था, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इस बुक में उन्होंने बताया कि भाई कैसे कुछ कंट्रीज हैं उनमें वेल्थ कैसे जनरेट होती है। ठीक है ना, कि क्यों कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा रिच है, क्यों कुछ कंट्रीज पुअर है, वो भी एक ही टाइम पर, जबकि मार्केट में फोर्स तो एक जैसी है सब में। ठीक है ना, तो इसी वजह से इनकी इस वर्क की वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज एडम स्मिथ। ठीक है, और क्यों, बिकॉज ऑफ द बुक नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, बाकियों का भी कुछ कुछ काम है, वो हम जब पढ़ेंगे उनके बारे में हम देखेंगे अगर इनका जिक्र आता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब कुछ और थॉट्स पढ़ते हैं हम।
फिर एक और फिलोसफर होते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्ल मार्क्स। इनके बारे में सुना होगा आपने, है ना? क्या है इनके थॉट्स, कुछ बता सकते हो? हम्म। क्या है इनकी पर्टिकुलर थ्योरी जो है बड़ी खतर मतलब इम्पैक्टफुल है? रेवोल्यूशनरी तो थे। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको कि हम ऊपर से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रेड 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 ट्रेड, है ना? हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें क्या फ्री ट्रेड चाहिए, गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। तो अब ये यहाँ पर साथ ही साथ क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा है इंग्लैंड में। यहाँ पर फैक्ट्रीज चल रही हैं, यूरोप में डेवलपमेंट आ रही है। कब की बात है ये? 17 टू 18 सेंचुरी की बात। समझ में आ रही बात? अब उस उससे हो क्या रहा है कि जिनकी फैक्ट्री जिन्होंने स्टैब्लिश की हैं उनके प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, उनमें क्या हो रहा है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है। बोलो आज मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ, ठीक है? मेरा मोटिव क्या, मैंने क्यों लगाई फैक्ट्री? प्रॉफिट चाहिए मुझे। अब प्रॉफिट का मतलब क्या है कि मैं जितना मर्जी चाहूँ काम करवा सकता हूँ, चाहे 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे भी। तो अब उसको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है उसमें, मैं उसको, वो मुझे रोक नहीं सकता, मैं उसे करवाऊंगा ही। तो अब ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर एक क्लास बनने शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये क्लास कौन सी है, जिन्होंने फैक्ट्रीज लगाई। अब ये जो जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ेंगे। ये क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्या होगा, इनके पास पैसा है, दे आर द रिच नाउ, दे आर पुअर वंस। तो यहाँ पर एक क्या बन रही है, क्लास फॉर्मेशन हो रही है, रिच क्लास, पुअर क्लास। ठीक है ना? जब आप कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे भी आप देखोगे कि जो सोसाइटी है उनकी 3 क्लासेस में डिवाइड थी। ठीक है ना? तो सिमिलरली एक ऐसे ही क्या होता है, सोसाइटी ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे डिवाइड होती है। ठीक है? अब क्या है कि जो कार्ल मार्क्स ने क्या किया, जो ये वाली क्लास है जो उस पर फोकस रखा उसने। क्यों? क्योंकि इनकी कोई सुनता कोई नहीं था, है ना? देखो वर्कर्स हैं, अब आप इस वर्कर को बोलो कि वो अमीर हो जाएगा, वो कैसे हो पाएगा? हो पाएगा वो? क्यों? ना ही उसकी इतनी इनकम है, ना ही उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है कि वो अपने लिए कुछ सोच सके। ठीक है ना? अब उसकी जो वाइफ होगी वो भी क्या होगी, वर्कर ही होगी। अब दोनों हस्बैंड वाइफ वर्कर है, तो उनकी जो आगे जो चिल्ड्रन होंगे वो कैसे होंगे, वर्कर्स ही बनेंगे वो। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो उस साइकिल से वो निकल नहीं सकते बाहर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनको उसी साइकिल में फंसा दिया किसने, इस क्लास ने, रिच क्लास। तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि ये ही वॉज वेरी अगेंस्ट विद द थॉट ऑफ कैपिटलिज्म। हम अभी हम पढ़ेंगे कि इसको ये होता क्या है। ही वॉज अगेंस्ट दैट। कि कहता है कि जो क्लास स्ट्रगल है, जो क्लास बनी है हमारी सोसाइटी में, इट इज, इसका रूट कॉज क्या है, कैपिटलिज्म। ठीक है? मतलब जबकि जो उस सोसाइटी में जो रिसोर्सेस हैं उन पे एक सबका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज, अगर अगर सपोज राशन पड़ा है तो सोसाइटी में अगर 10 लोग हैं तो सिर्फ 2 का ही हक है उसमें, कि इस वजह से कि उनके पास ही पैसे हैं। उससे कोई मतलब नहीं, सब सभी का अधिकार है और सबको बराबर मिलना चाहिए। ठीक है ना? ये क्या बोलता है, क्लास, इक्वल क्लास। ठीक है? यहाँ पर कोई हमें प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक सोशल वेलफेयर होना चाहिए। यहाँ पर एक सोशलिज्म एक थॉट आता है, जो कौन बताता है हमें, कार्ल मार्क्स। ठीक है? और इनकी बहुत सारी फिलोसफीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि वर्क जो पुअर क्लास की बात कौन कर रहा है, कार्ल मार्क्स। और उन्होंने क्या एक थॉट दिया, दैट इज सोशलिज्म। गॉट इट? तो ये थोड़ा टाइमलाइन है किसका, कुछ इकोनॉमिक्स का। ठीक है? नाउ कट टू, अब थोड़ा थोड़ा हम क्या हो रहा है, अब हम 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में आगे आ रहे हैं। ठीक है? और अर्ली 20th सेंचुरी में हम एंटर करके, 20th सेंचुरी मतलब जैसे 90s का जो टाइम है ना, जिस इस सेंचुरी से पहली वाली सेंचुरी,
अब इस टाइम पे क्या क्या हुआ है, यूएस ऑलरेडी डेवलप्ड है, मतलब डेवलप तो नहीं है, एक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। यूरोप भी उसमें अपना क्या कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है। वही यूरोप इस टाइम एक डोमिनेंट पावर है। क्यों? क्योंकि इसने हर एक कॉलोनी बनाई हुई है पूरे वर्ल्ड में। जैसे इंडिया भी एक कॉलोनी था, ठीक है ना, अफ्रीका में भी कुछ कंट्रीज की कॉलोनी थी, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि 1920s में 1930s में सॉरी, यूएस में एक होता है, एक फिनोमिना होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएस। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर खत्म हो जाती है सप्लाई डिमांड जो है ना, महंगाई, एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई जिसको हम बोलते हैं ना। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब सप्लाई ही नहीं है, सॉरी डिमांड खत्म हो गई है, तब सप्लाई क्या होगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली हम पढ़ेंगे इन टर्म्स को, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, ठीक है। अभी तक इस कंसेप्ट में क्या आ रहा था, नहीं नहीं, जैसे एक तो हो गया ना, कार्ल मार्क्स से बोल दिया कि पुअर क्लास का हमने देखना है, सोशलिज्म में इक्वल वेलफेयर होना चाहिए सबका। उससे पहले क्या थॉट आ रहा था कि देयर इज अ फ्री ट्रेड, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए हमें, गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए, है ना, मार्केट फोर्सेस अपना काम कर लेंगी जैसा भी करना है, ठीक है ना। लेकिन जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया, तो यहाँ पर एक थॉट और आया, एक साइंटिस्ट मतलब इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन जे एम कैनिस। अब ये क्या बोलते हैं कि नहीं, ये जो इनविजिबल फोर्सेस वाला कंसेप्ट जो है, इनविजिबल हैंड वाला, ये सरासर फ्लॉप है हमारे लिए। कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, तो दैट कि कभी कोई इमरजेंसी आए तो हम अपने आप को संभाल सके। बात समझ में आ रही है आपको? अब सपोज अब आपके पास खूब पैसे हैं, है ना, आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया कैश, ठीक है। अब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मांगने वाला नहीं है, आप ही अपने मालिक हैं उसके, तो आप क्या करोगे, आप अननेसेसरी स्पेंड करोगे, है ना। और स्पेंडिंग से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, फिर आप बोलोगे ये क्या हुआ, है ना। तो इसलिए आपके ऊपर एक चेक है क्या, आपके पेरेंट्स का, तो वो क्या बोलेंगे आपको, नहीं, आपको अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना है, कहीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डालो, है ना, कुछ कहीं और इन्वेस्ट करो। वो इट मीन्स वो पेरेंट्स क्या है, वो एक आपके एक आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करके दे रहे हैं, सो दैट कि कल को इमरजेंसी आती है तो आप अपने आप को संभाल सको। तो सिमिलरली केस यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हम मार्केट फोर्सेस पे अपने इकोनॉमी को नहीं छोड़ सकते, हमें गवर्नमेंट की भी जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपना एक रोल प्ले करे, ठीक है। तो यहाँ पर से एक नई एक इसी वजह से एक नई एक और निकली, एक नई टाइप की इकोनॉमिक्स निकली जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स दो तरह की है, एक होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हम जो देख रहे थे, जो हम पहले क्लासिकल थॉट, है ना, हमने देखा, हमने फिजियोक्रेट्स देखे, वो सब क्या बात कर रहे थे, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो मुझे मेरी डिमांड क्या है, या मुझे सप्लाई मिल सकती है नहीं, मतलब जहां पर एक इंडिविजुअल को हम कंसीडर करें, उस इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो मीन्स लार्ज, एक लार्ज लेवल पे, एक कंट्री के लेवल पे अगर महंगाई को हमने देखना है तो वो कैसे देखेंगे, तो फिर उसमें किसका रोल प्ले आता है, गवर्नमेंट। माइक्रो में अगर सपोज हमें अपनी इनकम देखते हैं, हमने कितने हम अर्न करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम। लेकिन अगर कंट्री कितना अर्न कर रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, या जीडीपी भी बोलते हो आप। जीडीपी तो सुना होगा बार बार, क्या बोलते हैं जीडीपी को फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है ना। तो देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये याद रखना आपने,
इकोनॉमिक्स है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? नेशंस, ठीक है ना। अगर मैं उनकी इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इनमें से कौन सी इकोनॉमिक्स है वो? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनकी, ये कौन है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और ये किसके ऊपर, कौन सी इकोनॉमिक्स को? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनके मतलब समझ में आया आपको दोनों का? व्हाट इज मैक्रो, व्हाट इज माइक्रो? लार्ज मतलब ये इकोनॉमिक, इट डील्स विद द इंडिविजुअल लेवल एंड इट डील्स विद व्हाट, एट द नेशनल लेवल, ठीक है। तो ये आपके दो तरह की इकोनॉमिक्स है। फाइन, तो कोई दिक्कत? ठीक है। तो फिर यहां तक आने के बाद क्या हुआ, एक नई इकोनॉमिक्स जो है आज के टाइम जो हम देख रहे हैं वो इस तरह की इकोनॉमिक्स है। बात समझ में आ रही है आपको? मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं इंडिया के परस्पेक्टिव पे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे चलती है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैसी होती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इंडिया की, हम थोड़ा रुक जाते हैं, टाइप्स पढ़ लेते हैं। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट, और एक क्या होती है, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है यहां पर? कैपिटलिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे ग्रो करना है, कोई भी कुछ भी है, वो किसके हाथ में है? प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में। When the means and the means of production are in the hands of private players, such economy is called as capitalist economy. सोशलिस्ट की मैं बात करूं, यहां पर क्या है, यहां पर क्या होगा, when the means and means of production are in the hands of government, जब गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है, ठीक है ना, उस तरह की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। और मिक्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, दोनों, इसमें दोनों मतलब पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स नहीं कहते, मतलब कि कुछ गवर्नमेंट भी कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं। मतलब कि लेकर ब्रेड से लेकर के प्लेन तक कौन बना रहा है यहाँ पर? कैपिटलिज्म में प्राइवेट, और यहाँ पर गवर्नमेंट, और यहाँ पर दोनों, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, अब यहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो क्या होगा? हम्म, होगा ही नहीं, तो मतलब नेग्लिजिबल, ठीक है। तो सिमिलरली सोशलिज्म में प्राइवेट प्लेयर क्या होंगे? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस है ना, यहाँ पर तो दोनों है। और इसके अलावा और क्या होगा इसमें? हम्म, कैपिटलिज्म में क्या होता है, यहाँ पर आपको इनोवेशन मिलती है। इनोवेशन समझते हो? क्या होती है इनोवेशन? हम्म, कि मतलब नई चीजें डेवलप करना,
न्यू न्यू इन्वेंशंस करना, है ना। तो कैपिटलिज्म है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स हैं, हर एक, अब जितने सारे प्लेयर्स हैं तो इसमें एक कंपटीशन की एक फीलिंग डेवलप होती है, ठीक है ना। अब आप अगर एग्जाम में हो तो अब आपका क्या है, कंपटीशन है, क्यों? कि सबको वही पोस्ट चाहिए। तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब पढ़ेंगे सब भी यही पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे सभी, ठीक है। आपके अलावा और भी जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे, लेकिन आप में कुछ अलग होगा तो ही आपकी क्या सिलेक्शन होगी, है ना। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, आपने बाकी कंपोनेंट्स भी अच्छे से पढ़े होंगे, और अगर आप उनको पेपर में रिकॉल कर पाते हो तो ही आपका पेपर अच्छा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनोवेशन है। इनोवेशन क्यों है? बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक मार्केट में कंपटीशन है, तो उससे क्या होता है कि वो एक अच्छा साइन माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप शॉपिंग करने भी जाते हो, है ना, मल्टीपल शॉप्स हैं बहुत ज्यादा। अगर सपोज कपड़ों की शॉपिंग करने जा रहे हो आप, तो एक ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, हजारों ऑप्शन है। तो आप क्या करते हो कि भाई इस शॉप पे अगर महंगा मिल रहा है, मैं दूसरे में देखता हूँ या देखती हूँ। तो क्यों देखती हूँ? क्योंकि कंपटीशन है। तो उससे आपको फायदा क्या है कि आपको कम प्राइस में अच्छी चीज मिल जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्रॉफिट तो मोटिव है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के यहाँ पर कंपटीशन की वजह से इनोवेशन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पर कोई इनोवेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का किसी से कंपटीशन तो है नहीं, तो यहाँ पर तो कोई इनोवेशन होगी ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर तो चलो एक मिक्स ही रहेगा सब कुछ, है ना। इसका एक सबसे बड़ा डाउनसाइड क्या है कि इट कैन लीड टू मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स कि उस एक सेक्टर में एक ही प्लेयर है। तो अगर एक ही प्लेयर है तो क्या होगा? क्योंकि इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, यही बोला ना मैंने, ठीक है। लेकिन मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि एक ही फील्ड में उसकी डोमिनेंस है। जैसे आपने जियो का सिम खरीदा होगा, जियो आपको पता है पहले फ्री भी दिया था उसने एक साल, क्यों दिया? कस्टमर्स बढ़े। उस कस्टमर बनने से क्या हुआ? फिर तो प्रॉफिट हुआ। आपने भी जियो ही कंटिन्यू किया, आपने तो दूसरा नहीं किया। उससे क्या हुआ? आज कितने प्लेयर्स हैं उस मार्केट में? जियो, एयरटेल, बस। बाकी कहाँ गए? खत्म हो गए ना बाकी, जो पहले थे अब तो नहीं रहे। अब क्या है, ये दोनों की मोनोपोली रह गई। अब ये दोनों चाहे जब मन करेगा तो प्राइस बढ़ाएंगे और आपको पे करना पड़ेगा, क्यों? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अभी आपने जैसे देखा इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई, सुना होगा न्यूज में, तो बहुत ज्यादा लोग अफेक्ट हुए, क्यों? क्योंकि उसका शेयर ही सबसे ज्यादा है। एविएशन सेक्टर में सबसे ज्यादा प्ले सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? इंडिगो। तो वो उसने अपने आप को क्या किया, मार्केट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी मोनोपोली थी वहां पर। जब ऐसी मोनोपोली होती है तो अल्टीमेटली क्या है, जो कंज्यूमर है उसको लॉस ही होता है, ठीक है। सोशलिज्म में क्या होता है, एक पॉइंट पे आकर के ये एक फेल्ड प्रोसेस है, ठीक है। ये आप ज्यादा देर नहीं चल सकता है, कहीं ना कहीं आपको मिक्स्ड में आना ही पड़ता है, ठीक है। इट कैन लीड टू क्लास डिवीजन। रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर। जबकि ऐसा यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है, रिच और पुअर का कंसेप्ट ही कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक थॉट है। और तीसरे में क्या है, इन दोनों का एक मिक्सचर है। समझ में आई तीनों कंसेप्ट? अब इनकी मैं एग्जांपल्स लूं आपसे कि कैपिटलिज्म की क्या एग्जांपल आप देखते हो, कौन सी कंट्री जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है? कोई है आपके माइंड में? है? चाइना क्या प्राइवेट प्लेयर्स की कंपनी? फिर यूएस है, ठीक है ना। जो यूएस है, इट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
जितने भी यहाँ पर सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो किसके हैं? प्राइवेट प्लेयर्स के हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पर कुछ भी नहीं। ठीक है। सोशलिस्ट की एग्जांपल क्या है आपकी? चाइना। क्योंकि यहाँ पर वन पार्टी रूल है, और इस वन पार्टी की रूल वजह से क्या है कि जितने भी यहाँ पर काम हो रहे हैं वो कौन करवाता है? गवर्नमेंट करवाता है। और ये थोड़ा सा मतलब यू कैन से थोड़ा मॉडिफाइड है कि अब सपोज कल को समझ मैं गवर्नमेंट हूँ, है ना, और कल को अगर आपने सपोज कोई कार कंपनी बनानी है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैं चाइना में कार कंपनी लॉन्च कर दूंगा या कर दूंगी अपने बेस पे, वो नहीं पॉसिबल होगा। तो आपको गवर्नमेंट के साथ मिलना पड़ेगा, तो एक गवर्नमेंट और आपकी नई कंपनी बनेगी, तब जाकर के आप चाइना में प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। ठीक है ना। तो इट इज एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो मिक्स्ड में क्या आएगी? मैं इसमें क्या लिखूं? लिखूं इंडिया को? तो यस, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हमें बोथ गवर्नमेंट भी है यहाँ पर, प्राइवेट भी है। जैसे बीएसएनएल, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। सिमिलरली जियो, वो एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है ना, जो एक हम इजी एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउड है और गवर्नमेंट प्लेयर्स को भी अलाउड है, दोनों यहाँ पर आकर के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक टाइप की कुछ इकोनॉमीज है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें इसमें और आती हैं, जैसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्या ना, कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा आई गेस। सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? ऐसी सब एक्टिविटीज जिसमें नेचर डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, वेयर देयर इज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद नेचर। जैसे एग्जांपल को बता सकते हो आप? जैसे एग्रीकल्चर, है ना, आप क्या है, सॉइल के साथ आपका इंटरेक्शन है कि नहीं? जैसे माइनिंग है, वो क्या है, आप नेचुरल सोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से। जैसे हंटिंग है, फिशिंग है, वो सब क्या है आपके, इसमें आती है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है ना। एंड दिस सेक्टर एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द अदर सेक्टर्स। कि अब मान लो कि अगर मुझे ब्रेड बनानी है, तो ब्रेड के लिए मुझे क्या चाहिए? व्हीट। तो व्हीट कहां से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से। बात समझ में आ रही है आपको? मुझे अगर सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, लैपटॉप बनाना है अगर, तो कैसे आएगा? कुछ उसके मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे लिथियम चाहिए, मुझे कोबाल्ट चाहिए, मुझे एल्यूमिनियम चाहिए। तो सब कहाँ से आते हैं? माइनिंग एक्टिविटीज से आते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो जितने भी ऐसे काम जो डायरेक्ट नेचर से ही इन्वॉल्व रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर वाले। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको पता लगी? ठीक है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। इसको हम बोलते हैं रेड कॉलर जॉब्स। रेड कॉलर जॉब्स। ठीक है, ये भी देख लेना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसमें जब वैल्यू ऐड करके उसको एक इजी, उसका यूज जो हम इजी करते हैं जब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। अब ये मान के चलो जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज हम लगाते हैं वो सब क्या है, वो किसके अंडर आती हैं, आपकी सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, जब हम क्या करते हैं रॉ प्राइमरी जो गुड्स हैं उसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे मैंने बोला वीट था, वीट को हमने क्या किया, उसको वैल्यू ऐड करके ब्रेड बना दी, तो उस ब्रेड से क्या होगा, वो आगे बिकेगी। ठीक है ना। अगर सपोज अगर ये 1 किलो वीट कितने का है, 100 रुपए का, तो 1 किलो ब्रेड भी तो महंगी होगी उससे कहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड कर दी है ना। जब वैल्यू एडिशन करके हम कोई काम करते हैं, व्हेन वेयर द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इज इन्वॉल्व, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, नेक्स्ट इज टर्शरी। अब ये है आपका जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, अब आप जैसे सपोज किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपको खाना सर्व होता है ना, तो आपको सर्विस मिली। अब आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक आपको सर्विस दे रहा हूँ, है ना। तो जिस तरह की भी सर्विसेज, आप किसी होटल में स्टे करते हो तो वो भी क्या है, सर्विस है ना। तो ऐसे जितने भी काम है जहाँ पे सर्विस दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर। बात समझ में आ रही है? चाहे अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, है ना, आईटी प्रोफेशनल हो, तो जो आप वो सर्विस कर रहे हो वो भी क्या है, कि आप ट्रेडिंग करते हो, आप सामान जो है आपने, अब यहाँ पर सपोज ब्रेड बनी, अब ये ब्रेड बिकनी भी तो है, अब मैंने ब्रेड बेची आपको तो मैंने आपको सर्विस दी, तो ट्रेडिंग भी क्या है यहाँ पर, तो ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली। नेक्स्ट, यूजुअली क्या होता है कि ये 3 सेक्टर ही हम कंसीडर करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 सेक्टर और होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं। जैसे एक होता है क्वार्टनरी सेक्टर, और एक होता है क्विनरी सेक्टर। अब क्वार्टनरी क्या है, एक सुपर स्पेशलाइज्ड सर्विस आपको मिलती है जब, ठीक है। अब मान लो कि अगर आप अ, किसी कंपनी में अगर आपने एम्प्लॉयमेंट किया, आपको जॉब लगती है, ठीक है ना, अगर आप कोई आईटी कंपनी में हो, ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं वो, अगर आप जस्ट स्टार्टिंग में हो, है ना, तो आप सर्विस ही दे रहे हो। और अगर सपोज उस कंपनी का जो हेड है, सीईओ है, क्या जो न्यू रिक्रूट है या जो ये जो सीनियर है, क्या इनका कोई कंपैरिजन है in terms of their knowledge, in terms of their skills, in terms of their service they can offer? नहीं, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अभी जस्ट स्टार्ट है, उसको बोला है तुम सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाओ और बेचो, लेकिन उसको क्या करना है, उसको कंपनी रन करनी है, वो उस कंपनी को उसको चाहिए प्रॉफिट भी बने, तो उसके एम्प्लॉयज हैं उनका भी बेनिफिट हो, उसको सब काम देखने हैं। तो इस तरह के जो माइंडसेट होता है, इस तरह के जो सेक्टर्स होते हैं जहां पर एक हाई स्टेक इन्वॉल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी सेक्टर, और इनको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब्स। क्योंकि इस तरह की जो जॉब्स है, इस तरह का सेक्टर एक तो लिमिटेड है, और ऊपर से जो ये प्रीमियम टाइप की जॉब्स है, इसमें आपका पैकेज तो अच्छा है, लेकिन आपका काम भी जो है ना वो बहुत स्पेशलाइज्ड है। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अभी आपको कुछ हेल्थ इशू होता है, आप किसी डॉक्टर को दिखाते हो, फिजिशियन होगा वो, ठीक है, लेकिन कल को एक और ऐसा पेशेंट है, ठीक है, एक तो जब नॉर्मल रूटीन में किसी को कोल्ड है, कफ है, वो तो चलो आप फिजिशियन को दिखा के कर लोगे ट्रीट, लेकिन कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसका लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है, तो क्या वो फिजिशियन को ठीक कर पाएगा? नहीं। फिर आप क्या करते हो,
एक लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। लिवर स्पेशलिस्ट मतलब क्या है, वो सुपर स्पेशलिस्ट है कि उसने उस लिवर के लिए उसने एक एक्सट्रीम पढ़ाई की हुई है, तभी उसको पता है कि उसमें क्या है, उसकी क्या दिक्कतें हैं, क्या उसको नहीं है। तो इस तरह के लोग क्या है, स्पेशलाइज नॉलेज वाले हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह का जो सेक्टर है उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, मतलब ये बाकी सेक्टरों से थोड़ा एक स्पेशलाइज है। ठीक है, अब समझ में आया? फिर है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर क्या, इससे भी ऊपर है। अब यहाँ पे जो लोग हैं, ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, आपकी पॉलिसी। दे आर इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पॉलिटिशियंस, आपके ब्यूरोक्रेट्स, जो हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। आप चाहे जितना मर्जी काम करते रहो, लेकिन उसकी काम की वैल्यू तभी है जब उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चलेगा वो, है ना। अगर जब वो पॉलिसी बनेगी तब जाकर के आप इस इकोनॉमी में क्या करोगे, काम कर पाओगे, है ना। अब अगर मैं बोल दूं कि माइनिंग इस ये ए जगह है ए, यहाँ पर हमें माइनिंग नहीं करनी, इन्होंने बोल दिया, तो माइनिंग यहाँ पर नहीं होगी, ये चाहे जितना मर्जी चिल्ला ले, है ना। अगर मैं बोल दूं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल कौन कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये किनका ग्रुप है, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, या जो बिग बिजनेसमैन है ना, उन लोगों का ग्रुप। ये वो सेक्टर होता है, दैट इज क्वीनरी सेक्टर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो बता दो। ये कोई जॉब थोड़ी है, वो जॉब कैसे है, डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसी बना रहे हैं वो कोई जॉब थोड़ी कर रहे हैं किसी की, वो आपसे जॉब करवा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कहने की बातें हैं, लेकिन ये 4-5 डिविजन है कि एक क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, एक गेहूं उगा रहा है, एक ब्रेड बना रहा है, एक ब्रेड बेच रहा है। अब उस ब्रेड खाने से जो दिक्कतें हुई उसको ट्रीट ये कर रहा है। अब इन सबको कौन चला रहा है, मतलब ये सब ऐसा कर पा रहे हैं क्यों, इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने ऐसा बनाया था, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत इनसे सुप्रीम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन एक क्लास है। जैसे आप सोच 5 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, तो अगर आप प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी, क्वार्टररी, क्वीनरी, आप सब बराबर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यू ज्यादा तो आपकी कम है। इनकी पॉलिसी से क्या होगा कि जब आप खुद ही एग्रीकल्चर नहीं करोगे, सारे सब कुछ रुक जाएगा, है ना। इससे क्या होता है, ये सब एक सेक्टर्स हम डिवाइड करते हैं पूरी इकोनॉमी में फॉर द ईज ऑफ लर्निंग। तो इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, आई होप होगा भी नहीं कोई। तो इसको हम आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल से हम क्या करेंगे, थोड़े और कंसेप्ट पढ़ेंगे कि बेसिक कंसेप्ट और क्या क्या है जो हमें आगे काम आएंगे, और ये जो कंसेप्ट हम कल पढ़ेंगे, है ना, वो आपके पूरी इकोनॉमी में छोड़ के आपके आगे लाइफ में भी काम आएंगे। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, वो सब हम देखेंगे वो क्या है। प्लस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम देखेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव में भी, कि इंडिया में जो सेक्टर्स हमने बताए इनका क्या रोल है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।